हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा जो लेक्चर रहेगा फोकस वो रहेगा हाइजेनबर्ग पे। तो पूरा लेक्चर हाइजेनबर्ग को डेडिकेटेड है। तो थोड़ा सा मैं हाइजेनबर्ग के बारे में बताना चाहूँगा आपको, कैसे उसके माइंड में ये चीज़ें जनरेट हुई और कैसे हाइजेनबर्ग का कंट्रीब्यूशंस वर्ल्ड लेवल पे इतना रिनाउंड माना जाता है। बेसिकली हाइजेनबर्ग भी एक लॉन्ग सीरीज है साइंटिस्टों की जो आती है जर्मनी से। तो जर्मनी में ही बॉर्न हुए थे हाइजेनबर्ग। और हाइजेनबर्ग का जो हाइजेनबर्ग ने काम किया वो सभी बहुत बड़े रिनाउंड फिजिसिस्ट थे जिनके साथ अटैच रहे। सोमरफील्ड के साथ पीएचडी की थी बेसिकली हाइजेनबर्ग ने। तो सोमरफील्ड एक ऐसे टीचर थे कि उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया। उनमें एक बड़ा नाम था इनका हाइजेनबर्ग का। और इनका जिस समय पे क्वांटम मैकेनिक्स जनरेट हो रही थी, तो क्वांटम मैकेनिक्स के जनरेशन के समय पे इनका इंटरेस्ट उन लोगों से था जो क्वांटम मैकेनिक्स को जानना चाहते थे, क्वांटम मैकेनिक्स को महसूस करने लगे थे। उनमें एक बड़ा नाम था नील्स बोर का। और नील्स बोर जो है कोपेनहेगन में काफ़ी दिन कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी से अटैच रहे और डेनमार्क में बहुत बड़ा सम्मान था, तो यूरोप को काफ़ी सम्मानित किया था नील्स बोर ने। और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सुना होगा, मैंने पहले भी लेक्चरों में कहा है कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन चलता था क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर आइंस्टीन का और नील्स बोर का, बहुत लॉन्ग उसी राह में ये ग्रो कर रहे थे हाइजेनबर्ग। तो जब समरफील्ड ने देखा कि इनका इंटरेस्ट क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने ये सोचा कि इनकी जो मुलाकात है मैं नील्स बोर से कराता हूँ। तो नील्स बोर से मुलाकात कराई। फिर बहुत लंबा चौड़ा डिबेट इनके बीच में रहा, डिस्कशन हुआ काफ़ी हद तक। और बाद में ऐसा रहा कि जो बोर की थ्योरियाँ थीं और बोर का जो परसेप्शन था, शुरू में तो ये एक्सेप्ट नहीं करते थे बोर की थ्योरियों पे, बोर के जो पोस्टुलेट्स थे उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने अपने कंसेप्टों से इतना ज़्यादा प्रभावित किया कि एक समय के बाद में उन्होंने जितना भी नील बोर्स का कंसेप्ट था उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो श्रोडिंगर और ये हमारे हाइजेनबर्ग ये पिलर हैं क्वांटम मैकेनिक्स के। और जो हमारी जो भी क्वांटम मैकेनिक्स इस समय पे जनरेट होकर आई है उसमें सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोलों में इन दोनों को सम्मान दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि इन्होंने जो पूरा का पूरा क्वांटम मैकेनिक्स को जिस प्रारूप में आज हम पढ़ रहे हैं, जितना हम एप्लीकेशन पार्ट कर पा रहे हैं, सींच के इन दोनों ने दिया है काफ़ी हद तक। तो एक राह जिस राह में जर्मन में बड़े बड़े साइंटिस्टों का नाम आता था और काफ़ी दिन असिस्टेंट के तौर पर रहे मैक्स बॉर्न के साथ में। मुझे उम्मीद है बॉर्न के कंट्रीब्यूशन को आप जानते होंगे, नहीं तो मैं एक लेक्चर में डिस्कस करूंगा। एक लेक्चर मैक्स बॉर्न को भी डेडिकेट करूंगा आगे जाके, उसमें बताऊंगा कि मैक्स बॉर्न का क्या कंट्रीब्यूशंस रहा। तो बेसिकली जिस समय पे ये वेव मैकेनिक्स जनरेट होकर आई और श्रोडिंगर का आया, तो वेव फंक्शन को फिजिकल इंटरप्रिटेशंस के तौर पे जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था वो मैक्स बॉर्न ने किया था। और जो क्वांटम स्कैटरिंग में मैक्स बॉर्न का बड़ा काम था, तो ये मैक्स बॉर्न के असिस्टेंट के तौर पे इन्होंने काफ़ी समय तक काम किया हाइजेनबर्ग ने। तो जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उनके साथ इनके जो रिलेशंस थे बड़े अच्छे थे और उनसे काफ़ी सीखा भी, काफ़ी प्रभावित भी रहे। थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लाइफ भी रही बाद में इनकी, क्योंकि जब इन्होंने एक समय पे वर्ल्ड वार चल रहा था, तो वर्ल्ड वार में हम सबको पता होगा कि जो युद्ध चल रहा था उसके अंदर जर्मनी और जापान एक तरफ थे, यूएसए और जो उसके साथ में उसके जो मित्र कंट्री थे वो एक साथ थे। और क्योंकि लगातार जर्मनी जीतता जा रहा था और वर्ल्ड वार ऐसे रूप पे पहुंच गया था कि एटम बम की ज़रूरत महसूस हो रही थी। तो ये टास्क जो है हिटलर ने इनको दे दी थी कि एटम बम जो हमारे लिए बनाओ। तो हिटलर के बहुत क्लोज आ गए थे। तो बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि ये एटम बम बनाने में लगे हुए थे। लेकिन ऐसा हुआ कि एक समय पे क्या किया कि जो यूएसए की एजेंसियां थीं, उन्होंने यूएसए की एजेंसियों ने मारने की ठानी इन्हें, और एक कॉन्फ्रेंस में तय हो गया था कि मतलब इनको शूट कर दिया जाएगा। उन्होंने एक अपना स्पाइस भेजा वहाँ से और उन्हें जो है ये कमान दे दी गई थी। लेकिन जिस समय पे इन्होंने वहाँ लेक्चर डिलीवर किया तो उसका विचार बदल गया। बर्क थे जो इनके लिए वहाँ इन्हें शूट करने गए थे, लेकिन उसका विचार चेंज हो गया। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्लान था इन्हें शूट करने का, लेकिन उन्होंने विचार त्याग दिया और ये सोच के कि जब इन्होंने अपना लेक्चर दिया तो इन्होंने ये कहा कि डेस्पाइट जो नीड है एटम बम की वो इस समय पे बहुत है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस एटम बम पे ये बने और एटम बम डाले जाएँ।
तो उसका विचार ये चेंज हुआ कि हाइजेनबर्ग, इसका मतलब ये है कि ये चाहते नहीं कि एटम बम का प्रयोग हो युद्ध में और एटम बम बने। तो वहाँ से मतलब जो यूएसए था वो तो काफ़ी पीछे लगा हुआ था, और एक इरा ऐसा था कि जिस इराक के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था उसमें सारे जो ग्रेट फिजिसिस्ट थे वो सभी जर्मनी में ही थे, और यूएसए उस समय बहुत बेचैन था। तो यूएसए उस समय पे तो कोई भी कॉस्ट पे करने के लिए तैयार था, कितना भी पैसा देने के लिए तैयार था, कितनी भी सुविधाएं तैयार देने के लिए तैयार था कि सभी जर्मन के फिजिसिस्ट जो है वो सारे के सारे हमारे यूएसए में आ जाएं। कुछ लोग उस समय माइग्रेट कर गए क्योंकि हिटलर की कुछ नीतियाँ ही ऐसी थी कि कुछ लोग वहाँ से बड़े बड़े फिजिसिस्ट छोड़ के चले गए। बाद में इन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान मिले जर्मनी में, और जो हमारा मैक्स प्लांक मेडल है वो भी इन्हें दिया गया। प्लांक इंस्टीट्यूट के तो ये बहुत दिन तक डायरेक्टर भी रहे। तो और उसके बाद क्या है कि जो जब ये डायरेक्टर थे तो वहाँ से नोबेल प्राइज़ की एक बहुत लॉन्ग लिस्ट फिजिक्स में आई है। तो इनके कंट्रीब्यूशंस को इस तौर पे देखा जाए कि इन्होंने पूरी दुनिया को जितना ज़्यादा प्रभावित किया, वो मैं फिर से कहूँगा कि इनका भी कंट्रीब्यूशंस जो वर्ल्ड के टॉप फिजिसिस्ट हैं उनमें काउंट ज़रूर किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, जिसे पे मैं आज डिस्कशन दूंगा, अगर आप उसको समझते हैं तो सारा का सारा जो डेवलपमेंट है क्वांटम मैकेनिक्स का और जो हमारी फिजिक्स इस समय पे आई है जिस फॉर्म में, उसमें बहुत बड़ा रोल हमारा इसको कंट्रीब्यूशंस को जाता है हाइजेनबर्ग को। तो ये मेरा ट्रिब्यूट लेक्चर था, काफ़ी कुछ मैं बोल चुका हूँ, कुछ कोटेशंस आगे अगर संभव हो पाया तो बताऊँगा कि उनके माइंड में कैसे कैसे चीज़ें आई, क्योंकि टॉपिक भी काफ़ी बड़ा है और इस पर डिस्कशन भी काफ़ी लंबा चलेगा। तो बेसिकली एक इस चीज़ से डेवलपमेंट आया कि मैं शुरू से ही लेक्चर में बताता रहा हूँ कि एक डिबेट रही कि लाइट जो है वो पार्टिकल है या लाइट वेव है। लाइट पार्टिकल और लाइट वेव के सपोर्ट में फिनोमेना थे, जिन्हें हम कुछ फिनोमेनाओं को केवल वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते थे और कुछ फिनोमेनाओं को पार्टिकल नेचर से। पार्टिकल नेचर के लेक्चर पर मैं लगातार, जब मैंने क्वांटम की शुरुआत की है, पहला ही लेक्चर दिया था, तो उसमें बताने की कोशिश की थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोटेक्शन, पेयर एनिलेशन, एक्सरे का, कंटिन्यूस एक्सरे का जो फॉर्मेशन है उसको एक्सप्लेनेशंस, टू एन के रूल, और जो हमारी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ब्लैक बॉडी में, ये सभी फिनोमेना ऐसे थे जिन्हें पार्टिकल नेचर से के ऑपरेशन से हम एक्सप्लेन कर पाए। जबकि वेव नेचर से, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स जो है वो काफ़ी पहले डेवलप हो गई थी और उनमें भी बड़ा कंट्रीब्यूशंस है, और कहीं ना कहीं ये साइंटिस्टों की जो कम्युनिटी है, ये साथ साथ इन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट तो ऐसे हैं जिन्होंने एक ही लैब में काम किया है, और कुछ साइंटिस्ट तो ऐसे हैं कि उनके वो भी नोबेल लॉरेट्स थे और उनके साथी जितने साथ काम कर रहे थे वो भी नोबेल लॉरेट्स थे। तो कैसा एरा रहा होगा, मैं भी कई बार सोचता हूँ कि वो कैसा समय रहा होगा जब पता चला एक ही लैब में चार चार छः छः साइंटिस्ट बैठे होते थे नोबेल लॉरेट्स वाले। क्योंकि सोमरफील्ड के तो बारे में ये कहा जाता है कि सोमरफील्ड थे, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, इनकी तो जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं उनकी एक इतनी लॉन्ग लिस्ट है कि आप काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं उन्हीं साइंटिस्टों की फिजिक्स दी हुई पढ़ रहे हैं। तो काश कैसा समय रहा होगा वो जब ऐसे फिजिक्स डेवलप होकर आई, और हालांकि अभी भी बहुत अच्छे फिजिसिस्ट काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल मत है, मैं इसमें पर्सनल मत इसलिए जोड़ूंगा क्योंकि सबके अपने अपने विजन होते हैं, तो शायद उस एरा में जिसमें हमारे हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर, आइंस्टीन, रदरफोर्ड और नील्स बोहर, सोमरफील्ड, जो वो वाला एरा था, मेरे हिसाब से वो शायद बेस्ट एरा रहा होगा। क्योंकि जितना डेवलपमेंट फिजिक्स का जितना फास्ट हुआ उस समय पे, जितनी मिस्ट्री जो है वो उस समय पे सर्च की गई, शायद उस प्रपोजल में हम नहीं कर पा रहे हैं इस समय पे। तो ये लेक्चर डेडिकेट करता हूँ हाइजेनबर्ग को और शुरू करता हूँ आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाना, बताता हूँ क्या इसके पीछे फिलॉसफी है और कैसे डिबेट रही हाइजेनबर्ग में और हाइजेनबर्ग के साथ साथ बोहर में। तो हाइजेनबर्ग बोहर डिबेट पर डिस्कशन दूंगा साथ साथ इसमें, और आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे पास ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स का बैकबोन बन गया। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जैसा कि हम शुरू से पढ़ते रहे हैं, एक बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट इसका है कि डेल एक्स और डेल पी एक्स की जो वैल्यू है इन दोनों का, इसका मतलब है अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन, और डेल पी एक्स का मतलब है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये हमारी सदा h/4 से या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एंड व्हाट इज h? h इज प्लांक कांस्टेंट, सब वाफिक है इससे, और h की जो वैल्यू होती है वो हमारी रहती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये डेल एक्स जो है वो क्या है, बेसिकली
डेल एक्स यहाँ पे है अनसर्टेनिटी ऑफ पार्टिकल, किसमें? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ये तो हो गई हमारी डेल एक्स। और डेल पी एक्स क्या है? वो है हमारा अनसर्टेनिटी ऑफ पार्टिकल इन मोमेंटम। और ध्यान हमें क्या रखना है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाती है कि ये एक्सप्रेशंस सदा कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर पे अप्लाई होता है। कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर से एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, और ये समझना है कि वो क्वांटिटी कैनोनिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटी कहलाती हैं जब हम एक क्वांटिटी का ऑब्जर्वेशन लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो पैरामीटर है उसमें बदलाव आते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें तो इसका जो मतलब है वो ये है कि अगर हम एक अनसर्टेनिटी को कम करने की कोशिश करते हैं, सपोज कि हम डेल एक्स को कम करना चाहते हैं, तो डेल एक्स कम तो हो जाएगा, अनसर्टेनिटी पोजीशन जो है कम हो जाएगी, लेकिन वो किस कॉस्ट पर होगी? वो अनसर्टेनिटी साइमल्टेनियसली डेल पी एक्स में अनसर्टेनिटी उस इंस्टेंट पर बढ़ जाएगी मोमेंटम में। अभी हम उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी देखेंगे, थोड़ी देर में मैं एक्सपेरिमेंट से बताऊंगा कि एक्सपेरिमेंट हमें कैसे बताते हैं कि अगर हम एक को कम करने का प्रयास करते हैं तो दूसरा कैसे बढ़ता है। तो दो एक्सपेरिमेंट पे मैं डिस्कशन दूंगा साथ साथ। तो ये हमारी जो क्वांटिटी है, सिमिलरली हमारा क्या होगा कि डेल एक्स के करस्पॉन्डिंग हमारा ये वाई कंपोनेंट पे जाएंगे, तो डेल वी वाई डेल पी वाई जो होगा उसकी वैल्यू h/4 पाई से ज़्यादा होगी। तो ये वाई के करस्पॉन्डिंग पी वाई इसका कैनोनिकल कॉन्जुगेट होता है, और पी वाई का कैनोनिकल कॉन्जुगेट हमारा वाई होता है। उसी तरीका से तीसरा एक्सप्रेशन जो इसका हमें मिलता है वो डेल जेड डेल पी जेड जो है वो हमारा h/4 पाई, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है। तो ये तो हमारे एक्स कोऑर्डिनेट के लिए है ये एक्सप्रेशंस, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट के लिए है, और ये हमारा जेड कोऑर्डिनेट के लिए है। ये अनसर्टेनिटी जो है इसमें हम क्या देखेंगे कि जो अनसर्टेनिटी हमारे साथ आती है वो करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट होना चाहिए। जैसे हमारा एक्स है तो यहाँ पे हम पी एक्स रखें, वाई है तो वाई के साथ हमारा पी वाई, और जेड के साथ हमारा पी जेड। ये आपस में कैनोनिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटी कहलाती हैं। जो हमारी कैनोनिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटी होती हैं वो बेसिकली वो क्वांटिटी जब हम एक का ऑब्जर्वेशन लेते हैं, और जब हम एक ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हैं और उसके ऑब्जर्वेशन को हम ज़्यादा एक्यूरेट करने का प्रयास करते हैं, तो दूसरा करस्पॉन्डिंग पैरामीटर में जो एक्यूरेसी है वो कम होती जाती है। अगर एक में एक्यूरेसी बढ़ाते हैं तो दूसरा कम होता है, और इसका वाइस वर्सा। ये अगर हम इसके ऊपर एक कर्व प्लॉट करें, कर्व कैसा प्लॉट करें कि एक तरफ तो हम डेल एक्स रखें और एक तरफ हम रखें डेल पी एक्स, तो कैसा हमारा कर्व बन के आएगा? अगर आप इसके कर्व को प्लॉट करें, कोई बताएगा क्लास में किस तरीका का हमारा ये कर्व आएगा? एक तरफ तो हम रखे देते हैं डेल पी एक्स और इधर रखे देते हैं डेल एक्स। एग्जैक्टली, आंसर विल बी हाइपरबोला। देखें किस तरीका से ये कर्व हमें मिलेगा। अगर मैं थोड़ा सा इसे और आगे तक बढ़ा देता हूं तो बच्चों देखो इस तरीका का ये हमारा कर्व होगा, इस टाइप का, दिस वन। कैसी शेप है इसकी? इसकी शेप है हमारी हाइपरबोला। तो क्वेश्चन तो देखो कंपटीशंस की दुनिया में फिर से ये आता है, और अगर आप इस चीज को समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा प्रयास करें, तो यहां से हमें ये पता चलेगा कि ये हमारा लैम्डा बराबर h/p वाला ही शेप कर्व है। अगर लैम्डा और पी के कर्व को, जो मैं कल लेक्चर डिलीवर कर रहा था, और वो लेक्चर मैंने किसको डेडिकेट किया था? टी ब्रॉगली को, तो वहाँ पे डिस्कस किया था कि लैम्डा और पी जो कर्व हैं वो हमारे जो लैम्डा और पी अगर हम एक्स और वाई एक्सिस पर लेकर चलते हैं तो शेप जो आती है वो हमारी कैसी मिलती है? हाइपरबोला। उसी तरीका से डेल एक्स और डेल पी एक्स की जो अगर हम इनके बीच में कर्व खींचने का प्रयास करते हैं तो क्या होगा? तुरंत से इसकी जो शेप है वो भी हाइपरबोलिक होगी। अब इसमें हमें आगे की बात क्या समझनी है, क्या हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसके अंदर अगर इस कर्व का एनालिसिस करें तो क्या पा रहे हैं कि अगर हमारा डेल एक्स बढ़ता है, अगर यहाँ से हम देखें तो डेल एक्स इधर की तरफ जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो करस्पॉन्डिंग डेल पी एक्स हमारा कम होता जा रहा है। क्या हमें ये कर्व बता रहा है कि अगर हम अनसर्टेनिटी, डेल एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजिशन किसी पार्टिकल के लिए, और डेल पी एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है हमारे लिए, वो वर्क्स होता है
साइमल्टेनियसली। आप इस चीज को ना भूलें कि ये एक्सप्रेशंस कब होता है, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एट द सेम इंस्टेंट, सेम पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। आप ऐसा तो कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर डेल एक्स की वैल्यू को कम कर लें और अगली किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर डेल पी एक्स की वैल्यू को बहुत कम कर लें। लेकिन जब आप एक ही समय पे दोनों ऑब्जर्वेशनों को एक ही समय पे लेंगे तब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की यूटिलिटी है। तो इसमें एक चीज सदा याद रखें, वर्क्स हमारा साइमल्टेनियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी टाइम के ऊपर। पहले आप फिनोमेना को समझें, फिर ये समझें कि ये फिनोमेना कैसे पिक्चर में आया और कैसे हमारे जो बोर्स का और जो हमारे ये हाइजेनबर्ग थे, इनका जो डिबेट है वो किस पॉइंट पर आकर फोकस हो गया। तो अभी मैं डिस्कस करूंगा उस डिबेट को भी कि दोनों के बीच में क्या डिस्कशन था और कैसे बोहर ने प्रभावित किया हाइजेनबर्ग को। तो इसके अंदर क्या है कि जो साइमल्टेनियसली का मतलब है हमारा एट ए सेम टाइम, उसी समय के ऊपर, एट ए सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। आप ऐसा ना सोचें कि अलग अलग टाइम पे नहीं कर सकते, अलग अलग पे कर सकते हैं। डेल एक्स हमने क्या किया, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑब्जर्व कर लिया, उसकी अनसर्टेनिटी को कम से कम रखा। उसके बाद क्या किया कि फिर हमारा कुछ पर्टिकुलर टाइम के ऊपर डेल पी एक्स की अनसर्टेनिटी को हम कम कर रख सकते हैं, लेकिन एक ही समय पे नहीं कर सकते। अगर एक को हमें कम करना है तो वो दूसरे की कॉस्ट पे होगा। तो यहां पे क्या होगा कि डेल एक्स हमारा है तो राइज होता जा रहा है, तो डेल पी एक्स हमारा कम होता जा रहा है। देखें कर्व एकदम से डेल पी एक्स की वैल्यू कम होती जा रही है। जैसा हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखें तो क्या होगा हमारा, इसको हम स्क्वीज कहते हैं बेसिकली, स्क्वीज जो इसके लिए वर्ड्स यूज किया जाता है। जब हम डेल एक्स की वैल्यू को बढ़ा रहे होते हैं तो करस्पॉन्डिंग जो चेंज है वो कितने में बदलाव आगे चलता है, डेल पी एक्स लिटरली एकदम से कम होता है जब हमारा डेल एक्स बढ़ता जाता है। तो ये इक्वेशन अपने आप में कहती है कि अगर हम इस डेल पी एक्स को इधर ले जाएं तो हमें खुद ही पता चलेगा कि ये दोनों आपस में कैसे हो गए, इन्वर्सली कोरिलेट हो गए। एक की कॉस्ट पे अगर एक को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ जाएगा। और इस रिलेशन से हम ये कह सकते हैं कि वेव पार्ट की ड्यूअलिटी में भी यही है। आप समझें चीजों को कैसे एलोबरेट होती हैं। वेव पार्ट की ड्यूअलिटी में भी यही है कि अगर एक कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेट होता है तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक दबने लगता है, चलते साथ साथ है दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स। वेव पार्ट की ड्यूअलिटी ये कहती है कि जो मैटर वेव है उसके साथ दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स अटैच रहते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है। आप क्या कर सकते हैं कि अगर हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स को किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसकी वैल्यू को ऑब्जर्व करने का प्रयास करें तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा जो पैरामीटर है, एक को एक्यूरेट करने का मतलब ये होगा वो दूसरे की कॉस्ट पर होगा। और वेव पार्ट की ड्यूअलिटी कंसेप्ट भी यही कहता है कि अगर एक कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेट होने लगता है तो दूसरा डाउन होने लगता है उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, और उसका वाइस वर्सा। तो वेव पार्ट की ड्यूअलिटी इसमें छिपी हुई है, वेव पार्ट की ड्यूअलिटी छिपी हुई है। जैसे हम अभी देखेंगे कि अगर हम कोई पैरामीटर्स किसी पर्टिकुलर चीज का फंक्शन है और वो सपोज किया प्रपोजल चला गया, जैसे मैं कहूं कि कोई पैरामीटर ऐसा है फिजिकल पैरामीटर का डेल एक्स उस पैरामीटर के प्रपोजल जाता है। मैंने ए कहा कोई भी फिजिकल एक्सप्रेशंस जिसका डेल एक्स फंक्शन है और वो किसी फिजिकल क्वांटिटी ए का फंक्शन है, लेट अस से कि वो फंक्शन किसका है, कोई फिजिकल पैरामीटर ए का है, तो डेल पी एक्स जो होगा वो हमारा 1/a का फंक्शन होगा। ए कोई फिजिकल पैरामीटर है। फिजिकल पैरामीटर कैसे हो सकता है, सपोज किया वेवलेंथ है, वेवलेंथ पर निर्भर कर रही है अनसर्टेनिटी। तो अगर ये हमारा लैम्डा पर निर्भर कर गया तो ये हमारा 1/λ का फंक्शन होगा, जिससे क्या होगा कि आप डेल एक्स को कम करना चाहते हैं तो आप सपोज किया लैम्डा को कम करते हैं तो उसी इंस्टेंट के ऊपर डेल पी एक्स अपने आप करस्पॉन्डिंग बढ़ के आ जाएगा। तो लैम्डा के कम करने से एक एप्लीकेशन भी मैं इस पर डिस्कशन दूंगा थोड़ी देर में। अभी मैं इसका एलोब्रेशन समझाना चाहूंगा कि आप एलोब्रेशन समझें क्या मतलब है इसका। तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड ये कैसे बनकर चलता है कि वहां हमारा लैम्डा बराबर h/p में ये वेव कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेवलेंथ होती है, और ये हमारा कैसा कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल कैरेक्टर है। तो ये हमारे करस्पॉन्डिंग रिवर्स चल रहे होते हैं। वहां पे हम ये कह रहे होते हैं कि एक पार्टिकल डोमिनेट कर रहा है दूसरे की कॉस्ट पर कर रहा है। आपने पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक को डोमिनेट किया तो पी बढ़ा दिया, लेकिन एट द सेम टाइम क्या हो जाएगा,
पी बढ़ने के साथ साथ लैम्डा हमारा कम हो जाएगा। लैम्डा कम होते ही वेव कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कम हो गया। अब इसका जस्ट रिवर्स होगा। सेम कहानी यहां हो रही है। क्या होता जा रहा है, एक को अगर हम कम करने का प्रयास कर रहे हैं तो दूसरा बढ़ता है और वाइस वर्सा। ये हमारे पैरामीटर्स कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर्स कहलाते हैं। एक्स के करस्पॉन्डिंग पी एक्स, वाई के करस्पॉन्डिंग पी वाई और जेड के करस्पॉन्डिंग पी जेड, ये क्या कहलाते हैं, कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर। याद रखें, मैं वर्ड्स यहां लिख रहा हूं, कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर। अब इसको समझें, कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर्स की लिस्ट लंबी है। कौन से हैं कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर्स? एक्स के करस्पॉन्डिंग कैनोनिकल कॉन्जुगेट होता है पी एक्स, वाई के करस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट है उसका कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर्स होता है पी वाई, और जेड के करस्पॉन्डिंग कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर होता है पी जेड। इस एक्सप्रेशंस को मैं थोड़ा सा और डीप में जाने का प्रयास करता हूं। मुझे उम्मीद है थोड़ा सा आप भी कोशिश करोगे जाने का। क्या अगर इस क्वेश्चन का जवाब भी चाहूंगा कि आप लोग सोच के बताएं, रेडियस पैरामीटर आर है तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? उसके लिए हम करस्पॉन्डिंग मोमेंटम कोऑर्डिनेट क्या लेंगे? थीटा है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या लेंगे और फाई के करस्पॉन्डिंग क्या लेंगे? ये आपको होमवर्क में दिए देता हूं, इसे सोच के बताएं। अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जाते हैं, लेटर से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है हाइड्रोजन एटम में, उसके कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर्स क्या होंगे और उन पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप कैसे अप्लाई करेंगे? तो सोचते रहें, हर समय सोचने का प्रयास करें कि भाई हमारा जो हमारी फिजिक्स कार्टेशियन पे चल रही है वो पोलर पे कैसे लगाएंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पोलर में भी स्फेरिकल और सेंटर पे कैसे लगाएंगे। अगर हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए कहता है और वहां पे कोऑर्डिनेट आर थीटा जेड है तो उनके करस्पॉन्डिंग कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर्स क्या होंगे? तो कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर्स अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। आपको उस कंसेप्ट को पूरे को समझना होगा, कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर को, अगर आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फील ऑफ परसेप्शन तक चाहते हैं पता रखना कि फील ऑफ परसेप्शन इसका क्या है। हालांकि काफ़ी लंबा लेक्चर है जो मैं इसे डिलीवर करूंगा इसके ऊपर, हालांकि कितने ही घंटे इस पर बोला जा सकता है, लेकिन मैं एक लिमिटेशंस में ही कोशिश करूंगा कैसे कवर कर दूं। काफ़ी डिटेल एक्सप्रेशंस है क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का बैकबोन में इसे कहूँगा, क्योंकि यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स का जनरेशन भी है। क्यों, यहाँ जब हमारी वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कंसेप्ट है उसी तरीका से पोजिशन मोमेंटम कंसेप्ट चल रहा होता है कि हम साथ साथ हमें ये पता चल रहा होता है कि जब हम एक पैरामीटर की कोशिश कर रहे होते हैं कि एक पैरामीटर हमारा कम हो जाए, उसकी वैल्यू घट जाए, तो दूसरा करस्पॉन्डिंग पैरामीटर बढ़ता है। यही कहानी यहाँ पे हो रही है। तो जो हमारा वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है वो कहीं ना कहीं उसी के कर्वों के करस्पॉन्डिंग कर्व हमारे यहाँ आ रहे हैं। और इसमें भी क्या हो रहा था कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स किसी फिजिकल पैरामीटर पर अगर वो वैल्यू बढ़ती है तो करस्पॉन्डिंग फिजिकल पैरामीटर्स की उसी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू घटती है। जैसे आप देखें हैं, मास है हमारा, अगर मास बढ़ेगा तो क्या होगा, मास के बढ़ने से पार्टिकल नेचर जो है वो बढ़ेगी, लेकिन करस्पॉन्डिंग जो वेव नेचर है वो कम हो जाएगी। यहां पे मैंने क्या बताने की कोशिश की कि अगर हमारा अनसर्टेनिटी पोजीशन हम कम करना चाहते हैं और अनसर्टेनिटी सपोज किया लैम्डा पर निर्भर कर रही है, तो ये हमें पता चलेगा कि अगर वो लैम्डा का फंक्शन है तो डेल पी एक्स करस्पॉन्डिंग 1 लैम्डा का फंक्शन होगा। तो अगर हम लैम्डा को कम करके इसको कम करने का प्रयास करेंगे तो उसी इंस्टेंट पर डेल पी एक्स जो है वो हमारा बढ़ जाएगा। अगर डेल एक्स को कम करेंगे, लैम्डा का फंक्शन है, तो अगर हम लैम्डा को कम करके डेल एक्स को कम कर रहे हैं तो डेल पी एक्स हमारा बढ़ के आ रहा है। अब हमारे ये तो हमारा चल रहा होता है इससे कि हम इस चीज को देखें कि ये डिपेंडेंसी कैसे वेरी करती है। करस्पॉन्डिंग हमें ये भी देखना है कि इसको हम पोलर फॉर्मूला में कैसे अप्लाई करें। एक तो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अलावा कुछ और पैरामीटर ऐसे हैं जो कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर्स होते हैं। इस क्वांटिटी को जो हमारा ये प्रोडक्ट होता है इसको बच्चों हम कहते हैं एक्शन। क्या कहलाता है? एक्शन कहलाता है। प्रोडक्ट ऑफ टू कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर्स, जिनकी एक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट चीज सुने, दो फिजिकल पैरामीटर्स जो कैनोनिकल कॉन्जुगेट हों
और जिनका प्रोडक्ट प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन के इक्वल हो, ऐसे सारे पैरामीटर्स उनका प्रोडक्ट एक्शन कहलाता है। समझ पाए? फिर से रिपीट करता हूं। रिपीटेशन यह है कि दो फिजिकल पैरामीटर्स जो आपस में कैनोनिकल कॉन्जुगेट हों, और कैनोनिकल कॉन्जुगेट किन पैरामीटरों को कहते हैं? जब एक का ऑब्जर्वेशन दूसरे सिस्टम को अगर एक में एक्यूरेसी करने की कोशिश करें तो करस्पॉन्डिंग दूसरे में एक्यूरेसी कम हो जाए, ऐसे पैरामीटरों का जो प्रोडक्ट है, साथ साथ क्या हो, उन प्रोडक्टों की जो डायमेंशन है दोनों फिजिकल पैरामीटरों की, वो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन के बराबर हो, ऐसे सभी फिजिकल पैरामीटरों को हम एक्शन कहते हैं। लाइक एक्स के करस्पॉन्डिंग पी एक्स डेल एक्स डेल पी एक्स, लाइक वाई के करस्पॉन्डिंग कैनोनिकल कॉन्जुगेट पी वाई तो डेल वाई डेल पी वाई, ये एक्शन होगा। जेड के करस्पॉन्डिंग पी जेड तो डेल जेड डेल पी जेड जो है वो एक्शन होगा। उसके अलावा हमारे पास कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर्स डेल एल डेल थीटा, ये हमारा H/4 होगा इनका प्रोडक्ट। डेल एल क्या है? अनसर्टेनिटी इनटू द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और डेल थीटा क्या है? अनसर्टेनिटी इनटू द मेजरमेंट ऑफ द एंगल। जैसे पार्टिकल घूमता है, ये रोटेशन मोशन में आएगा। ये तो हमारे ये हैं एक्स पी एक्स, ये बेसिकली एक्स और पी एक्स का क्या मतलब है? कोई पार्टिकल ऐसे चला एक्स डायरेक्शन में और हमने अनसर्टेनिटी ऑब्जर्वेशन लिया पोजीशन में डेल एक्स, इसके करस्पॉन्डिंग अनसर्टेनिटी मेजरमेंट में डेल पी एक्स है। तो ये हमारा डेल एक्स डेल पी एक्स एक्स एक्सिस पे आएगा, सिमिलरली वाई पे, सिमिलरली जेड पे। लेकिन जब पार्टिकल किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा और उसका उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में एंगल बदलेगा, जैसे कैसे बदलेगा एंगल? कि मैं यहाँ डायग्राम पे देखूं तो कोई पार्टिकल सपोज किया यहाँ घूम रहा है, तो क्या होगा? इसका एंगल देखो चेंज हो रहा है। यहाँ पे सपोज किया एंगल कुछ था, यहाँ कुछ और हो गया। तो यहाँ अगर इस एंगल को मैं डेल थीटा ले लूँ और यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और यहाँ देखूँ इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी डेल एल है और इसके जो एंगल के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है वो हमारी अगर डेल थीटा है, ये अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी का मतलब हमें नहीं पता एग्जैक्टली। अनसर्टेनिटी में दो तीन बातें यहाँ और भी बताना चाहूँगा कि एक वर्ड्स होता है अनसर्टेनिटी और एक वर्ड्स होता है एरर। अनसर्टेनिटी का तो मतलब ये होता है कि हमें एक्यूरेटली नहीं पता चल रहा है, और एरर जो होती है वो इस वजह से आती है कि जो भी हमारे पास एपरेटस होता है उसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, मैकेनिकल डिफेक्ट्स, ऑप्टिकल डिफेक्ट्स, क्योंकि दुनिया डिफेक्टों से भरी पड़ी है। लॉट ऑफ डिफेक्ट्स आर देयर, इतने सारे डिफेक्ट्स होते हैं सिस्टम्स में। तो क्या होता है, बच्चा क्या सोच रहा होता है कि वो अनसर्टेनिटी और एरर को एक ही चीज मान लेता है। एरर हमें लिमिटेशंस बताती है। जैसे हमसे कहा जाए कि सेंटीमीटर का हमें स्केल दे दे और कहे आप इससे एंगस्ट्रॉम मेजर करो, कहाँ से कर लोगे? तो क्या होता है, हमारे पास सेंटीमीटर स्केल होते हैं, मिलीमीटर हमें नापना है, एरर आएंगी। मिलीमीटर में भी नाप रहे हैं तो मिलीमीटर के अगर हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं और मिलीमीटर के स्केल बन रहे हैं दो, कोई बॉडी ऐसी है जिसकी रेडियस या डायमीटर सपोज किया हम मान के चलें कि डायमीटर है 6 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर हमारे पास स्केल है, तो क्या होगा कि जो हमारा सेंटीमीटर स्केल है वो 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर तो बता देगा, लेकिन सपोज किया उसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर की बजाय 6.5 आ गई, तो अब वो नाप ही नहीं पाएगा उसे, क्योंकि उसकी लिमिटेशंस हो गई एपरेटस की। तो एक चीज होती है लिमिटेशंस, इसे लिमिटेशंस के तौर पे ना लें, दिस इज नॉट द लिमिटेशंस। ये बेसिकली क्या आता है कि ये नेचर में होती है। नेचर में ये होती है कि ड्यूअलिटी कंसेप्ट, और मैं आपसे ये भी डिस्कस करना चाहूंगा कि यहीं पर डिबेट थी। जब हाइजेनबर्ग सोचते थे इस चीज के ऊपर, तो हाइजेनबर्ग ऐसा सोचते थे कि ये बेसिकली जब हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो ये ऑब्जर्वेशंस लेने की वजह से ऐसा हो रहा है, ये ऑब्जर्वेशंस लेने की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन बोहर ये कहते थे कि ये बेसिकली वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कंसेप्ट की वजह से है। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कॉज जब दोनों सर्च करने का प्रयास करते थे तो ये पता चलता था कि दोनों में ये डिबेट चलती थी कि ये तो कहते थे, हाइजेनबर्ग तो कहते थे कि ये बेसिकली जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ रहा है
इसका कारण यह है कि हमारी ऑब्जर्वेशन की लिमिटेशंस हैं। और बोहर कहते थे कि ये बेसिकली वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी की वजह से होता है, क्योंकि ड्यूअलिटी कंसेप्ट अपने आप में इंश्योर करता है। वो क्या कहता है? वो ये इंश्योर करता है कि आप सर्टेन ना रहें। ड्यूअलिटी अपने आप में अनसर्टेनिटी की तरफ इशारा देती है। ड्यूअलिटी अपने आप में ये कहती है कि जो ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक है उसमें नहीं पता चलता कि कौन सा कैरेक्टर कब डोमिनेट हो जाए, कौन सा रिसेसिव स्टेज में रहे और कौन सा फिर दूसरे समय पर चेंज हो जाए। तभी तो हमारी डिबेट इस फॉर्म में बदली कि लाइट जो थी वो पार्टिकल भी थी और वेव भी थी। डी ब्रॉगली कंसेप्ट के बाद में ये पता चलने लगा कि सभी ड्यूअल नेचर के हैं। तो कहीं ड्यूअलिटी जो है वो हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये कहना था नील्स बोहर का। जबकि हाइजेनबर्ग क्या कहते थे? हाइजेनबर्ग ये कहते थे कि ऐसा नहीं है, वे पार्टिकल ड्यूअलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। दोनों में डिबेट चलती रही और अंत में नील्स बोहर ने कन्विंस कर लिया। किसको? हाइजेनबर्ग को, कि मैं जो बोल रहा हूं वो बिल्कुल सही बोल रहा हूं। और आप अगर इन कर्वों से देखें तो आपको कर्वों से ही इशारा मिलने लगता है। ये कर्व हमें खुद अपने आप में इशारा दे रहे होते हैं कि लैम्डा और पी का कर्व और डेल एक्स डेल पी एक्स का कर्व सिमिलर आ रहा है। और क्या है, यहां से पता चल रहा है कि वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूअलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स छिपा हुआ है, तो यहां भी है। और ड्यूअलिटी में सदा अनसर्टेनिटी आती है। और अनसर्टेनिटी, अगर इसे थोड़ा सा और मैं ब्रॉड में बोलूं तो ये अनसर्टेनिटी ही कहीं ना कहीं ये कहेगी कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होगा। अनसर्टेनिटी आएगी तो, और अनसर्टेनिटी ही ये कहेगी कि आप श्योर नहीं हो सकते फिर किसी भी पर्टिकुलर केस के अंदर। और कहीं ना कहीं बोहर थ्योरी का अपोजिशन आ जाएगा। बोहर ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन केवल इन्हीं ऑर्बिटों में घूमता है जिनमें उसका एंगुलर मोमेंटम NH कट का होता है। तो बोहर की थ्योरी पे भी प्रेशर लगता है, क्वांटम मैकेनिक्स खुद प्रेशर लगाती है बोहर की थ्योरी पे। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स का जनरेशंस कराने में सबसे बड़ा जो रोल था उसके एक पायनियर नील्स बोहर भी थे, क्योंकि नील्स बोहर ऐसे थे जिन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट को और स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने के लिए खुद क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लिया, खुद प्लैंक थ्योरी का सहारा लिया। लेकिन आज की डेट में फिजिक्स चेंज हो गई। मैं एक बहुत छोटा सा आइडिया आपको देता हूँ, आगे एलोब्रेशन दूंगा, क्योंकि एक ही लेक्चर में सब कुछ पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सब चीज़ें आपस में कोरिलेट हैं। लेक्चर इसलिए बहुत लंबे लेक्चर भी देने पड़ते हैं, और लेक्चर के साथ साथ ये होता है कि उनको आपस में कोरिलेट भी करना होता है। ध्यान दो, मॉडर्न फिजिक्स क्या कहती है। मैं एक छोटी सी बात यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा, देखें कितना आप समझ पाएंगे। कहते हैं, बोहर कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो L बराबर NH कट में घूमते हैं। H कट को कभी ना भूलें, मैं इसे H कट ही बोलता हूँ सदा। इसका मतलब होता है H/2π, H जहाँ प्लैंक कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिटों में घूमते हैं जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, NH कट के इक्वल होता है। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ से क्रिएट होती है? प्रॉब्लम्स यहाँ से क्रिएट होती है कि फिक्स कर दिया आपने कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम केवल इतना होगा, L फिक्स कर दिया। सपोज किया n बराबर 1 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो L की वैल्यू कितनी फिक्स हो गई? H कट हो गई। अब उस ऑर्बिट में अगर वो घूम रहा है, ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, बहुत ही वंडरफुल कंसेप्ट है ये। अब L हमारा फिक्स हो गया, क्योंकि n बराबर 1 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, क्योंकि वहां स्टेबिलिटी उसकी जाता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कह रहा है कि डेल है, डेल थीटा जो है वो H/4π का है। L आपने फिक्स कर दिया, तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं रह गया। फिर अनसर्टेनिटी कहाँ रहेगी जब L आपको पता ही है कि L ऑल द टाइम H कट है। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कह रहा है कि आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते L को, उसमें अनसर्टेनिटी होती है। आपके माइंड में चीज नहीं आई? आनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को नील्स बोहर मानते भी हैं, कहते भी हैं कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है, लेकिन उनकी ही थ्योरी पे वो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कंसेप्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल खुद प्रेसिड लगाता है। अब फिजिक्स क्या कहती है? अब फिजिक्स बोहर थ्योरी को कैसे सेव करती है? बोहर थ्योरी को फिजिक्स अब ऐसे सेव करती है कि जो नील्स बोहर कह रहे हैं कि इन्हीं ऑर्बिटों में इलेक्ट्रॉन घूमता है, वो मोस्ट प्रोबेबल केस है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है उस चीज की।
लेकिन आप ना तो रेडियस को फिक्स कर सकते हैं, जो कि बोहर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिटों में ही घूमता है, और उनमें घूमता है। हाइड्रोजन के केस में वो कहते हैं कि जो रेडियस है उसकी जब वैल्यू आर की वैल्यू एन स्क्वायर ए नॉट अपॉन जेड होती है, केवल उन्हीं ऑर्बिटों में घूमते हैं, ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू को 1 लें तो, और एन की वैल्यू को 1 लें तो आर की वैल्यू ए नॉट हो गई, और अगर एन की वैल्यू को 2 लें तो रेडियस की वैल्यू 4 ए नॉट हो गई। तो आपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को खुद ही वायलेट कर दिया। क्या कहते हुए कि या तो इलेक्ट्रॉन ए नॉट पे होगा, या 4 ए नॉट पे होगा, या 9 ए नॉट पे होगा। इसका मतलब क्या हुआ, बोहर थ्योरी खुद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट करके डेवलप हुई। तो मॉडर्न फिजिक्स में और ओल्ड क्वांटम फिजिक्स में एक कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है, एक कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। इस चीज का कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है कि कुछ ना कुछ लैक है। बाद में क्वांटम मैकेनिक्स बहुत आगे निकल गई, और अब क्या कहा जाता है, मैं आज ही के लेक्चर में सब चीज डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी इसमें डेवलप होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे एलोब्रेशंस आता है। जैसे ही आप फिजिक्स के एलोब्रेशन को समझते हैं चीजें ऐसे एलोब्रेट होकर आती हैं, तो आपका इंटरेस्ट कई गुना बढ़ जाता है फिनोमेनाओं को समझने में। और मैं आपको बता दूं, कोई भी कंपटीशंस हो, कोई भी लाइफ के अंदर आप सफलता चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, आप जाने चीजें कैसे डेवलप होती हैं। बच्चे क्या सोच रहे होते हैं कि बोर थ्योरी आ गई और बहुत सक्सेसफुली सब चीजों को एक्सप्लेन कर पाए, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी आज की डेट में हम बोर थ्योरी को पढ़ते हम इसलिए हैं कि उस समय पे जब ये पजल थी कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, तो बोहर ने उसके लिए एक एडहॉक एजम्पशन दे दिया। क्या कहते हुए कि इलेक्ट्रॉन कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिटों में घूमते हैं, उनमें जहां पे स्टेशनरी वेव बनती हैं। काफी हद तक बहुत सारे फिनोमेनाओं को एक्सप्लेन भी कर पाई, लेकिन लॉट ऑफ चीज ऐसी थी जो बोहर थ्योरी नहीं समझा पा रही थी। जैसे यहां से अगर आप समझने का प्रयास करें, तो आपने जैसे ही रेडियस को फिक्स किया तो आपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फिक्स कर दिया, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का खुद ही वायलेशन हो गया, क्योंकि फिर अनसर्टेनिटी कहां है पोजीशन में। आपको पता है n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन घूम रहा तो ए नॉट पे घूम रहा है, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपसे यह कह रहा है कि आप पोजीशन को श्योर ही नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताएं कि अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, कोई बताएगा मुझे। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि हमें केवल और केवल प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर पता होता है, एग्जैक्ट बिहेवियर नहीं पता होता। हम प्रोबेबिलिटी पे आ गए, हम इस पे आ जाएंगे यहां से कि हमें चीजों की यह पता चलती है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा संभावना क्या है, लेकिन आप श्योर नहीं कर सकते। क्वांटम मैकेनिक्स श्योरिटी से दूर ले जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स हमसे यह कहती है कि आप श्योर ना हो, आप एग्जैक्ट बिहेवियर तो बता ही नहीं सकते। यहां पे एक लॉ भी है, और बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, प्रिंसिपल ऑफ कैजुअलिटी। मुझे नहीं पता आप लोगों ने सुना या कभी नहीं सुना। प्रिंसिपल ऑफ कैजुअलिटी तो हमसे यहां तक कहता है कि हमें किसी पर्टिकुलर केस के अंदर पार्टिकल का प्रेजेंट ही नहीं पता होता एग्जैक्टली, तो फ्यूचर को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैजुअलिटी कहता है कि हमें प्रेजेंट ही श्योर नहीं है, और दुनिया का कोई भी फिनोमिना, कोई भी इक्विपमेंट श्योरिटी के साथ ये नहीं बता सकता कि ये होने वाला है। तो हम फ्यूचर के बारे में कैसे श्योर हो सकते हैं कि फ्यूचर क्या होगा, जब हमें प्रेजेंट ही नहीं पता है। क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इशारा दे रहा है कि प्रेजेंटली मीन साइमल्टेनियसली, एक ही इंस्टेंट के ऊपर दोनों चीजें नहीं पता चल रही हैं। और एक बहुत ही वंडरफुल बात जो मैं यहाँ कहना चाहूंगा, मुझे नहीं पता आपने कभी फिजिक्स को इस एंगल से सोचा या नहीं सोचा, वो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम जनरली किसी पार्टिकल के पास जाते हैं और देखते हैं कि भाई पार्टिकल किस चीज का फंक्शन है, तो हमें ये पता चलेगा कि पार्टिकल जो होता है वो हमारा फंक्शन होता है एनर्जी के तौर पर। अगर हम देखें तो पार्टिकल का बेस्ट डिस्क्रिप्शन एक्स और पी एक्स से आता है। जनरली जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स के अधीन मोशन कर रहे होते हैं, और नेचर के अंदर मैक्सिमम फोर्स कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, मैक्सिमम जो हमारी मेन मोशंस होती हैं वो ज्यादातर कंजर्वेटिव फोर्स के अधीन ही होती हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा हो। देखो, हमें सोचना क्या है, हमें ये सोचना है कि एक हमारे सिस्टम्स होते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स,
और एक सिस्टम होते हैं हमारे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। आप ये ना सोचें इस पे तो मैं बहुत लंबा लेक्चर देने वाला हूं, है ना, तो बहुत लंबी डिटेल डिस्कशन होगा, क्योंकि आज आप क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ सोचने को लगेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली किधर की तरफ कहती है और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैसे बैकबोन बनता है उसका। तो मैं क्या कह रहा था उसको सुने फिर से, कि जो हमारे कंजर्वेटिव फोर्स हैं जो कि जीवन का एक पार्ट है, क्रूशियल पार्ट है, जैसे सन अर्थ सिस्टम है, सन अर्थ सिस्टम को जो बाउंड किए हुए है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स से जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है F बराबर -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, जहाँ कैपिटल M तो मास ले लो किसका, सन का, और स्मॉल m ले लो मास ऑफ अर्थ अपॉन r स्क्वायर। ये जो फोर्स है वो हमारा F फंक्शन किसका है, -gm, यहाँ पे मास ऑफ सन का दे रहा हूँ, मास ऑफ अर्थ की देता हूँ अपॉन r स्क्वायर, और r कैप तो होता ही है क्योंकि जो मास ऑफ सन और मास ऑफ अर्थ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी होंगी उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एक्ट करेगा। तो फोर्स यहां पर फंक्शन किसका है बच्चों, आर का, आर मीन्स पोजीशन का, आर क्या है, पोजीशन। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात लें तो देखें हम वहां पे जो फोर्स है वो हमारा फंक्शन है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर कैप आ गया। अगर हम हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं तो Q1 जो है केवल हाइड्रोजन के केस में तो Q1 जो होगा वो प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा और Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा। डायग्राम नहीं बना रहा हूं मैं क्योंकि अगर उनके डायग्राम भी मैं प्लॉट करूंगा तो एक बहुत ही लंबे डिस्कशन चला जाएगा, मुझे लगता है मैं इसे 10 घंटे में भी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, तो फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं। तो फोर्स यहाँ पे फंक्शन हम किसका देख रहे हैं, आर का फंक्शन है, आर का मतलब पोजिशन का फंक्शन। और हम सब ये जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स में जो यू है वो F बराबर माइनस ग्रेडियंट यू होता है। तो यू फंक्शन किसका हो गया बच्चों, आर का। नहीं जानते, F को हम लिखते हैं -du अपॉन dr, कंजर्वेटिव सिस्टम है ये, क्योंकि कंजर्वेटिव सिस्टम है। यू यहां पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से यू अगर हम देखें इस केस में और इस केस के अंदर अगर हम यू की वैल्यू को निकालें तो यू की वैल्यू यहां पे जो निकल के आती है वो यू आती है -gms me अपॉन r, और नीचे के केस में कैसा आती है यू, इसमें आती है यू की वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r। पढ़ पा रहे हैं, ये 1/4πε है। तो क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी आर पर निर्भर कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी आर पर निर्भर कर रही है, मींस पोजीशन पर निर्भर करती है। तो यू किसका फंक्शन होता है बच्चों, आर का, पोजीशन का। और अगर हम इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बदलना चाहें तो आर की जगह हम एक्स ले सकते हैं, और 3 डायमेंशंस में अगर हम जाते हैं तो आर खुद फंक्शन एक्स वाई जेड का होता है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी सदा पोजीशन किसका होती है, आर का, 3D में। और अगर पार्टिकल सिस्टम्स जो है वन लाइन में चलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के अधीन मोशन कर रहे होते हैं, तो वहां पे यू फंक्शन जो है हो जाएगा हमारा एक्स का। अगर वाई डायरेक्शन में चल रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स के अधीन तो यू वाई का, और यू फंक्शन हमारा जेड का हो जाएगा अगर पार्टिकल कंजर्वेटिव फोर्स के अधीन मोशन करता है लेकिन जेड दिशा में चलता है। और अगर तीनों में चलता है तो हम यू को लिखते हैं कि यू जो फंक्शन है वो एक्स वाई जेड का है। लेकिन कुल मिला के हमें पता चला कि पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पर निर्भर करती है। अब ध्यान दें और महत्वपूर्ण बातें सुने। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होती है, px²/2m। कब, जब पार्टिकल केवल x दिशा में चलता है। अगर y x, ये तो केवल x के डायरेक्शन के लिए है, और y में चलता है तो क्या होगी, py²/2m, ये y में होगा। और pz²/2m कब होगा, z डायरेक्शन में। तो क्या होगा, यहां से अगर हम देखें तो अगर वन डायमेंशन मोशन हो रही है तो x के साथ px हो गया, अगर y में डायरेक्शन में हो रही तो y के साथ py हो गया, और यहां z के साथ pz हो गया। मींस एनर्जी खुद x और px पर निर्भर करती है। एनर्जी x और px पर कैसे निर्भर की, कि जो हम एनर्जी लेके चलते हैं, मैं इसे थोड़ा रब कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो एनर्जी जो होगी वो हमारी रहती है मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर हम 1D में लेके चल रहे हैं तो फंक्शन किसका होगा, px का, और पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन होगा, x कोऑर्डिनेट का।
यहां तक समझे बात को कि एनर्जी खुद काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से मिलकर बनी है। अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो इट इज सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम केस लें 1D का, तो 1D में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी px²/2m, और पोटेंशियल एनर्जी फोर्स की नेचर पर निर्भर करेगी, लेकिन वो पोजीशन डिपेंडेंट होगी। तो यहां पे जो एनर्जी है वो हमारा px का और x का फंक्शन होगी। आप x अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कह पा रहा है कि आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ये कह सकते हैं कि आप x आपका सर्टेन नहीं है, अनसर्टेनिटी है पोजीशन में, तो आप पोटेंशियल एनर्जी को सर्टेनिटी के साथ ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन है? पोजीशन का। और जब हम x को श्योर नहीं कर पा रहे तो पोटेंशियल एनर्जी को कैसे श्योर कर पाएंगे? जब हम पोटेंशियल एनर्जी को श्योर नहीं कर पाएंगे, काइनेटिक एनर्जी फंक्शन है px का, अगर हम 1D के अंदर देख रहे हैं, डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, ये हम 1D के लिए केस डिस्कशन दे रहे हैं। तो यहां पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी को लेके देखें तो इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं px²/2m प्लस vx। पोटेंशियल एनर्जी को भी से दिखा दिया। अब इस कंसेप्ट का समझने का प्रयास करें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट इसे मैं कहूंगा, कैसे मैं कहूंगा इसे, कि आप x को श्योर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप पोटेंशियल एनर्जी को श्योर नहीं कर सकते, क्योंकि अनसर्टेनिटी पोजीशन में है तो पोटेंशियल एनर्जी खुद अनसर्टेन हो गई। और जब हमारा px है उसमें अनसर्टेनिटी है, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में अनसर्टेनिटी होगी। जो दोनों में अनसर्टेनिटी होगी तो फिर एनर्जी में अनसर्टेनिटी होगी। अगर इस चीज को समझ रहे हैं तो समझने का प्रयास करें। क्या होगा कि अगर हमारा कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल के बारे में हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टिकल एनर्जी प्रोसेस करता है, और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों पर निर्भर करती है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आप इसलिए श्योर नहीं बता सकते, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल खुद मना करेगा कि आप एनर्जी को श्योर नहीं कर सकते। एनर्जी के अंदर अनसर्टेनिटी होगी, क्योंकि वो दो जिन चीजों का फंक्शन है वो खुद अनसर्टेन है, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऐसा बोल रहा है। तो क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि आप एनर्जी को सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते। बात समझे नहीं समझे? तो अनसर्टेनिटी किस में आ गई? क्योंकि ई फंक्शन यहां पे बन गया x px का, और x और px दोनों अनसर्टेन हैं, तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी किस में आ गई? डेली में आ गई, एनर्जी में अनसर्टेनिटी आ गई, क्योंकि एनर्जी खुद पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से मिलकर बनी है, और दोनों अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल खुद मना कर रहा है कि इन्हें हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते। जब हम x को सर्टेन नहीं कर पा रहे और x पे निर्भर कर रही है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी खुद अनसर्टेन है। काइनेटिक एनर्जी खुद px पर निर्भर कर रही है और px हमें श्योर नहीं पता। इसका मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी अनसर्टेन है, और जब वो दोनों जो एनर्जी है वो दोनों पर निर्भर कर रही है तो उसमें अनसर्टेनिटी आ गई। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स फिर से ये कहती है कि आप एनर्जी को सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते। एनर्जी खुद सब्जेक्टेड टू द अनसर्टेनिटी होती है, और अनसर्टेनिटी डेल ई में जो इसके करस्पॉन्डिंग कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर है वो बेसिकली होता है डेल टी। डेली डेल टी मैं इस पर भी डिस्कशन दूंगा कि डेल टी इसका कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर क्यों है, इसे भी डिस्कस करूंगा अभी, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि डेल टी क्यों आया इसके करस्पॉन्डिंग। तो मैं इसको कोरिलेट करने का प्रयास करता हूं, अभी मैं बताऊंगा कि क्यों हमने ऐसा लिखा। लेकिन याद रखें कि एनर्जी के करस्पॉन्डिंग टाइम जो होता है वो कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर्स होता है। और बेसिकली अगर आप टनल इफेक्ट को पढ़ेंगे आगे जाकर, क्योंकि छोटा सा आइडिया आपको टनल इफेक्ट का शायद हो, तो वहां पे मैं ये कहूंगा कि आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अलग अलग सेपरेट करके नहीं देख सकते। क्वांटम मैकेनिक्स खुद ये कहती है कि आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते, इसलिए आप एनर्जी को सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते। एनर्जी के करस्पॉन्डिंग कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर्स जो होता है वो टाइम, और टाइम का कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर्स जो होता है वो एनर्जी होती है।
दोनों एक दूसरे के कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर्स होते हैं। मैं एक छोटा सा आइडिया आपको अगर जनरेट करने का प्रयास करूं कि ये बेसिकली टाइम फैक्टर क्यों आया पिक्चर में, कोई क्लास में बताएगा कि इसके करस्पॉन्डिंग ये क्यों आया पिक्चर में? हाँ जी। टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है, तो इसलिए और कोई एनीबॉडी एल्स? और कोई क्लास में? बेसिकली इसका इशारा बिल्कुल सही जगह था, वैशाली पंडित जो बोल रही है उसका इशारा बहुत सही जगह था। फ्रीक्वेंसी और टाइम जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के कैसे चलते हैं, इनवर्सली चलते हैं, क्योंकि म्यू टी पर निर्भर करता है। तो अगर हम डेल म्यू की बात करें, फ्रीक्वेंसी स्पीड की बात करें, तो वो हमारा किसका फंक्शन होता है? ये डेल म्यू जो होता है वो 1/t के प्रोपोर्शनल चलता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम इनवर्सली चलते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, इसे हम एच से मल्टीप्लाई कर दें इस पैरामीटर को, तो ये कहीं डेल म्यू प्रोपोर्शनल टू h/डेल्टा t हो गया। और बोर थ्योरी का क्या कहेगी? बोर थ्योरी और तुम्हारी जो पीछे प्लैंक थ्योरी है, वो कंसेप्ट ये कहते हैं कि एनर्जी जो अटैच होती है, अगर फोटोन के लिए हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करें, जैसे हम इसका एक एप्लीकेशन पार्ट में मैं इसका भी बताने वाला हूँ, आज नहीं तो कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो हमारे पास में क्या होगा कि एनर्जी जो होती है, अगर हम फोटोन के लिए उसके लिए अप्लाई करें और एस से मल्टीप्लाई करें, तो एस डेल म्यू खुद डेल ही बन जाएगा। ई बराबर एच यू, एनर्जी फंक्शन है फ्रीक्वेंसी का, तो डेली अनसर्टेनिटी किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी? एस डेल्टा म्यू के। तो यहाँ पे अगर मैं एस डेल्टा म्यू कर दूं और यहाँ पे एस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये डेल्टा ई खुद ही बन गया। तो डेल्टा ई अपॉन 1/डेल्टा t के प्रोपोर्शनल हो गया, और डेली डेल्टी ये जब ऑब्जर्व किया जाएगा, कहाँ यहाँ पे एच भी अटैच है, तो ये एग्जैक्ट जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमारी h/4π के प्रोपोर्शनल आएगी। तो एनर्जी टाइम पे और टाइम एनर्जी पे मैं एक छोटा सा एलोपेशन इस पर चाहूंगा देना। अगर आप थोड़ा सा बैक में जाएं और मैं कुछ मान के चलूं कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया है फिजिक्स का, तो क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को परटर्ब कर देते हैं, उसके ऊपर फोटोन डाल देते हैं, तो ऊपर की स्टेटों में जाता है। और हम बहुत पहले से पढ़ते रहे हैं कि वो वहां 10⁻⁻1 सेकंड तक रुकता है। कहां रुकता है? कितनी देर रुकता है? 10⁻⁻1 सेकंड। तो उसके टाइम डेल्टा टी की जो वैल्यू है, जितने समय पे वहां रुका 10⁻⁻1 सेकंड में, वो हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो कहां रुका। देखो मैं कर्व से समझाता हूं इसे। यहां तक कुछ पूछना है तो मुझे बताएं कि कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो आपको ना समझ आई हो। अभी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये हमारा एक स्टेट है, यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है और ये ऊपर स्टेटों में पहुंच जाता है। यहाँ डेल्टा टी जो है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू वो हमारी 10⁻⁻1 सेकंड है। जब हमारी डेल्टा टी 10⁻⁻1 सेकंड है, तो ये 10⁻⁻1 सेकंड यहाँ रुका। अब आप ये नहीं कह सकते कि जब ये इतने समय रुका तो वो यहाँ था या इसके कहीं ऊपर था या कहीं इसके नीचे था, आप ये नहीं कह सकते। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है वो खुद अपने आप में कहीं स्प्लिटिंग का इशारा देगा। क्यों? जब ये इतनी देर रुका तो इसके करस्पॉन्डिंग अनसर्टेनिटी इन एनर्जी में मिलेगी हमें डेल्टा ई, क्योंकि जितने समय ये रुकेगा उस समय में हमें नहीं पता होगा कि ये इसमें जो हमारी स्टेट्स है उसमें वो कहाँ है। तो आप एनर्जी को उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम में अनसर्टेनिटी आ गई है। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमसे क्या कह रहा है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमसे ये कह रहा है कि जब हम टाइम को श्योर नहीं कर पा रहे हैं, 10⁻⁻1 सेकंड टाइम तो हमें पता है, लेकिन उस समय में वो कहाँ है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन कहाँ है। क्योंकि यहां से हम एक इलेक्ट्रॉन तो भेज नहीं रहे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि यहाँ पे जब हम डालते हैं तो बीम डालते हैं, बीम ऑफ द फोटोन। तो जो स्टेटों के ऑर्बिटों के अंदर ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो ऊपर की स्टेटों में चले जाते हैं। जब वो ऊपर की स्टेटों में चले जाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर टाइम तक वहां रहते हैं।
10 की पावर -1 सेकंड अगर वो रहे तो उस 10 की पावर -1 सेकंड में वो कहां रहे, डेल्टा टी तो हमें पता चल गया कि अनसर्टेनिटी का ऑर्डर इतने ऑर्डर में पहुंच रहा है, तुरंत से नहीं आए वो, उतने समय रुके वहां। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कहा कि आप उनमें उसकी जो एनर्जी लेवल है उस एनर्जी लेवल में खुद उसने अनसर्टेनिटी पैदा की, तो जो उसका लेवल है उसमें इलेक्ट्रॉन या कहीं भी हो सकता है सब्जेक्टेड टू डेल्टा ई। और आपको पता चलेगा, मैं आगे डिस्कस करूंगा किसी लेक्चर में, कि ये कहीं ना कहीं जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसकी फाइनाइट विड्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आपको बता दूं, हम बोहर थ्योरी में तो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी लेवल है वो सर्टेन है। आपको पता होगा एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो बोहर थ्योरी तो ये कहती है कि एनर्जी -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये कहती है बोहर थ्योरी। और क्वांटम मैकेनिक्स क्या कह रही है कि एनर्जी लेवल श्योर ही नहीं है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन वहां पर कुछ पर्टिकुलर टाइम पे रहेगा तो उसमें उसका डेल्टा टी जब अनसर्टेन होगा तो उसकी एनर्जी भी अनसर्टेन होगी। इसीलिए बोहर की थ्योरी में ड्रॉबैक्स हैं। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने खुद ही बोहर थ्योरी को चैलेंज कर दिया। आज जो हम पढ़ते थे, क्या चीज पढ़ते थे कि एल की जो वैल्यू है वो NH कट होती है, ये हमारी ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स कहलाती है। क्या कहते हैं इसे? ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। आज ये मॉडर्न फिजिक्स में एल की वैल्यू ये नहीं होती, एल की वैल्यू होती है √LL+1 H कट। तो ये तो बोहर थ्योरी कहती है। और बोहर थ्योरी किसको कहते हैं? ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, OQM लिख दिया मैंने ब्रीफ में। OQM मीन्स ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। और ये क्या कहती है? ये कहती है मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स। और एल क्या कहलाता है हमारा? ऑर्बिटल, स्मॉल एल कहलाता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और कैपिटल एल क्या कहलाता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो यह जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ से बीम फोटोन को एब्जॉर्ब करके जाते हैं, ऊपर की स्टेटों में पहुंचते हैं, तो जब वो डेल्टा टी फाइनाइट समय पर रहते हैं तो उसका जो एनर्जी इंटरवल है डेल ई वो सर्टेन नहीं होता। जबकि बोहर क्या कहते हैं? बोहर ये कहते हैं कि जो एनर्जी है वो सर्टेन है। तो खुद क्वांटम मैकेनिक्स और ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आप सर्टेनिटी के साथ ना तो एनर्जी बता सकते हैं, ना आप सर्टेनिटी के साथ टाइम बता सकते हैं, ना ही आप सर्टेनिटी के साथ पोजीशन बता सकते हैं, ना ही सर्टेनिटी के साथ में आप मोमेंटम बता सकते हैं, ना ही सर्टेनिटी के साथ आप एंगुलर मोमेंटम बता सकते हैं, ना ही सर्टेनिटी के साथ एंगल बता सकते हैं। तो एवरीवन इज सब्जेक्टेड टू द अनसर्टेनिटी। लेकिन क्या महत्वपूर्ण हो जाता है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वैलिड सदा है। इट इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी सिस्टम। दुनिया की हर सिस्टम्स के ऊपर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लागू होता है, ये वैलिड रहता है। ईच एंड एवरी थिंग इन दिस यूनिवर्स इज सब्जेक्टेड टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल खुद इस चीज की तरफ इशारा कर रहा होता है कि आप श्योरिटी के चक्कर में ना लगें। ये हमें ये बताने की कोशिश करता है कि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी श्योर नहीं है, नहीं पता है कि कोई मैटर वेव किस समय वेव होगी, कब पार्टिकल होगा। एक ये जरूर है कि एक नेचर डोमिनेट करेगी, उसी समय पर दूसरी नेचर डोमिनेट नहीं करेगी, उसी प्रोपोर्शनल में वो कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो जाएगा। यहां से हमें यह पता चला कि अगर हम थोड़ा सा मैथ में जाने का प्रयास करें तो हमें यह पता चलने लगेगा कि जो हमारे पास में ये रिलेशंस हैं वो हमें कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर्स को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में देखें कि अगर हम इस अनसर्टेनिटी को डेल एक्स डेल पी एक्स की वैल्यू को कम से कम करना चाहें तो ये कम से कम कहाँ होगा। मैं साथ साथ ये बताऊंगा, एक लाइन यहाँ ऐसी तरीका की लाइन खींचते हैं जो सिमेट्रिक लाइन है। सिमेट्रिक लाइन क्या कहती है? सिमेट्रिक लाइन हमसे ये कहती है कि हाँ, इधर का जो क्षेत्र है इसका रीजन का और इस वाले क्षेत्र का जो रीजन है इसके जस्ट मिड से हम एक लाइन खींचते हैं, उसे कहेंगे सिमेट्रिकल लाइन। ये इस कर्व को जो डेल एक्स डेल पी एक्स की अनसर्टेनिटी है उसकी वैल्यू को कहीं ना कहीं कट करेगा। इस कर्व को ये लाइन क्या करेगी? इस पॉइंट को कहीं ना कहीं कट करेगी, डेल एक्स डेल पी एक्स वाले कर्व को। जहां ये कट करेगी उसको यहां से मिला लें, इस तरीका से मिला दें यहाँ, और इसको यहां से मिला दें।
इस पर्टिकुलर क्षेत्र का, इस पर्टिकुलर रीजन को कैलकुलेट करने का प्रयास करें। ये हमारा जो रीजन है, ये वाला जो रीजन आएगा, अगर इस रीजन का हम इसे कहते, हालांकि वॉल्यूम है, मैं एक चीज आपको बता दूं, ये हमारे पास, यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको स्टैटिस्टिकल की तरफ भी अप्रोच कराना चाहूंगा। ये हमारे पास 2 डायमेंशनल रीजन बना कायदे में। 2 डायमेंशंस क्यों बना? एक्स और पी एस के करस्पॉन्डिंग 2D। तो डेल एक्स डेल पी एक्स, अगर इस पर्टिकुलर रीजन का, इसे मैं वॉल्यूम कह रहा हूं, लेकिन हम ये सोचने लगते हैं कि मैकेनिक्स तो हमसे ये कहती है कि वॉल्यूम मीन्स मीटर क्यूब में नप है, सेंटीमीटर क्यूब में नप है। नहीं, यहाँ वॉल्यूम क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब ये है कि यहाँ डेल एक्स डेल पी एक्स का जो प्रोडक्ट है वो इस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए वो हमारा सही h/4 आएगा, ये वाला। ये यहाँ पे मिनिमम है ये वैल्यू। उसके बाद अगर हम इधर जाते हैं या कहीं ऊपर जाते हैं तो वो वैल्यू उन डेल एक्स डेल पी एक्स का प्रोडक्ट अब h/4 से सदा ज्यादा आएगा। बात को समझ रहे हो? ये जो रीजन्स है, ये जो रीजन हमारा कवर होकर आ रहा है, वो रीजन जो है हमारा h/4 के करस्पॉन्डिंग है। और अगर हम इस इधर की तरफ वैल्यू को बढ़ाते हैं या इधर की तरफ को वैल्यू को बढ़ाते हैं तो सदा जो उनका प्रोडक्ट है वो h/4 से सदा ज्यादा आएगा। जब हम डेल एक्स की वैल्यू को बढ़ा रहे होते हैं, इस वैल्यू को बढ़ा रहे होते हैं, तो करस्पॉन्डिंग डेल पी एक्स की वैल्यू कम होती जाती है, उसे स्क्यूजिंग कहते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि डेल एक्स को बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि अगर हम वो डेल एक्स हमारा बढ़ता चला जा रहा है तो हमारे पास जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक उसके करस्पॉन्डिंग है डेल पी एक्स का, वो कम होता जा रहा है। जैसे सपोज कि हम इस पॉइंट पे यहाँ तक बढ़ाते हैं इस डेल एक्स को, तो अगर ये वैल्यू बढ़ी तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं डेल पी एक्स की वैल्यू कम हो गई। तो इस फिजिक्स को हमें समझना है और इस बात को समझना है कि इसके अंदर सब कुछ छिपा पड़ा है। ये खुद बता रहा है कि आप अगर एक क्वांटिटी को सर्टेन करने का प्रयास कर रहे हैं तो दूसरी अनसर्टेन हो रही है और वो कहीं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी से कोरिलेट होती है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक अपने आप में यह है कि आप सर्टेन ना करें। इसलिए बोहर की थ्योरी पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह अगर लगाती है तो क्वांटम मैकेनिक्स ही लगाती है। क्वांटम मैकेनिक्स खुद कहती है कि आप रेडियसों को स्पेसिफाई ना करें। रेडियस को अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया, फिक्स वैल्यू बता दी, तो फिर आप क्या करेंगे? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे होंगे। तो अब कैसे बचती है दोनों चीजें, ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स और न्यू को कैसे सेव किया जाए? उसका सबसे बढ़िया तरीका यह होता है कि जो बोहर कह रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबल बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन का। ज्यादा संभावना है कि इलेक्ट्रॉन बोहर ऑर्बिट में घूमे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बोहर ऑर्बिट के अलावा नहीं घूमेगा। बोहर ऑर्बिट के अलावा और ऑर्बिटों में भी घूमने की पॉसिबिलिटी है। तो बेसिकली क्या होता है, आज की डेट में हम जब लेकर चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन के जो मोस्ट प्रोबेबल बिहेवियर की बात जब कर रहे होते हैं तो बोहर थ्योरी से रिजेंबल करता है। लेकिन बोहर थ्योरी का अपने आप में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल खुद खंडन कर रहा है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल खुद ही प्रश्न लगा रहा है बोहर की थ्योरी पे। लेकिन अभी भी बोहर थ्योरी काफी सक्सेसफुल मानी जाती है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल बिहेवियर को बताती है। और मोस्ट प्रोबेबल में यह है कि ज्यादा संभावना यही है जो बोहर कह रहे हैं, लेकिन यह है कि उसके अलावा भी और पॉसिबिलिटीज हैं। बात समझ आती है? क्योंकि जब आप हाइड्रोजन एटम के अंदर वेव फंक्शन को लेंगे और वेव फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे तो यहां से तो हमें यह पता चलेगा कि प्रोबेबल बिहेवियर जो है वो केवल आर पर निर्भर कर रहा है। आप कहोगे सर कैसे कर रहा है? तो मैं कहूंगा या तो इलेक्ट्रॉन ए नोट पे है तो आर बराबर ए नोट पे है, या आप कहेंगे कि प्रोबेबल बिहेवियर आर इलेक्ट्रॉन जो है 4 ए नोट पे है। ए नोट बोहर रेडियस है, ऑनर दिया गया है बोहर को, 0.53 एंगस्ट्रॉम वैल्यू होती है बोहर रेडियस की, जानते हो? तो 4 ए नोट पे है, 9 ए नोट पे है। इसका मतलब क्या है? पाए जाने की प्रायिकता आर का फंक्शन है। साई किसका फंक्शन है बोहर की थ्योरी के हिसाब से? कि इलेक्ट्रॉन जहां पाया जाएगा, मैं साई पे अभी आया नहीं, आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन ब्रीफ चीज जो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि साई स्टार साई बेसिकली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहलाती है। तो साई जो फंक्शन है बोहर के हिसाब से वो केवल आर का फंक्शन है, जबकि मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स से कहती है कि साई इज द फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई।
तो ये बोहर कहते हैं कि साई केवल आर का फंक्शन है। और मॉडर्न फिजिक्स क्या कहती है? मॉडर्न फिजिक्स कहती है आर का ही फंक्शन नहीं है, साई इज फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। तो जब मैं क्वांटम मैकेनिक्स के एप्लीकेशन को अप्लाई करके बताऊंगा तो कंपैरेटिव स्टडी भी करूंगा कि मॉडर्न फिजिक्स और जो बोहर कहते हैं उनमें कहाँ तक रिजेम्बलेंस है और कहाँ तक दोनों के अंदर कंसेप्चुअली जंग है, कहाँ कहते हैं दोनों थ्योरी में डेविएशन ज़्यादा है। गजब कर रहे हैं मेरी बात? ये बात समझ आती है सब? बहुत ज़्यादा डीप पे तो नहीं गया हूँ क्या जी? या ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ही डीप जा रहा हूँ? हाँ जी, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, मैं मन तो मेरा करता है कि कुछ और डीप तक जाऊँ, लेकिन फिर तुम्हारे चेहरों पे तुम्हारी तरफ देख के दया सी आती है मुझे कि अब इससे आगे जाना फ़ायदा नहीं, तो मैं खुद ही रोक लेता हूँ खुद को, है ना। बेसिकली क्या होता है कि टीचर जब लेक्चर दे रहा होता है कि आज अगर आप बहुत बड़े विद्वानों के बीच में लेक्चर दे रहे होते तो आप अपने विचारों को बहुत आगे तक जाकर बोल सकते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ता है कई बार जब आप लेक्चर दे रहे होते हैं कि आप किन के बीच में लेक्चर दे रहे हैं, है ना। तो बच्चे झेल भी लें, हिंदुस्तान की जो कम्युनिटी है जो बाहर देख रहे हैं वो उसे झेल भी ले। आपको सदा सोचना है इस चीज़ को, क्योंकि फिजिक्स जो एक लेवल के बाद में कहीं ना कहीं बहुत आगे तक फिलॉसफी की तरफ इशारा करती है ना। कभी आगे लेक्चर दूंगा जहाँ पे मैं फिलॉसफिकल एटीट्यूड पे बोल रहा हूँ कि ये कैसे हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है क्वांटम मैकेनिक्स। आप ये ना सोचें मैं कहूँ कि अगर हम पीछे 100, 200, 150 साल का पीछे आगे जाके भी इतिहास पढ़ेंगे तो फिजिक्स अपने आप पे अगर प्राउड करेगी तो इसी चीज़ पे करेगी कि हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है। जैसे कभी ये कहा जाता था कि क्रिकेट का खुदा सचिन तेंदुलकर है, फुटबॉल में ये कहा जाता था पेले और मैराडोना के बारे में कहा जाता है कि वो खुदा हैं फुटबॉल के। फिजिक्स में अगर मैं जितना समझ पाया फिजिक्स को, मेरी भी एक अपनी लिमिटेशंस है, जिस स्टेज पर मैं खड़ा हूँ उस पर मुझे लगता है हम प्राउड करेंगे आगे तक जाके, आज भी करते हैं कि हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है। क्योंकि दुनिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो जितना भी एवोल्यूशन आया है और मॉडर्न फिजिक्स जितनी भी ग्रो करके आई है उसमें बहुत बड़ा रोल क्वांटम मैकेनिक्स का आया है। आपको पता चलेगा पूरी स्टैटिस्टिकल, तो इसकी मेरा इंटरेस्ट भी क्वांटम में क्यों दिनों रात बढ़ता जाता है मैं आपको ये भी बता दूं। एमएससी लेवल पर मैंने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को पढ़ाया है, मुझे ये पता चलता है कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स तो कुछ है ही नहीं बल्कि कोरोली है क्वांटम मैकेनिक्स की, एक पार्ट है केवल और केवल एक छोटा सा पार्ट। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका एप्लीकेशन देख रहा होता हूं तो मुझे पता चलता है कि सारा का सारा जो मॉडर्न फिजिक्स का एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स उसके बगैर कुछ भी नहीं है। जब भी हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं सारा का सारा उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। जो फिनोमेना इलेक्ट्रॉनिक्स में समझा नहीं सकते, जो मैकेनिक्स हमें कैसे भी नहीं समझा सकती, उनका सारा सॉल्यूशन हमारी क्वांटम मैकेनिक्स दे रही होती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं केवल इतना बोल के रुक गया तो मेरा काम पूरा हो गया। मैं क्वांटम मैकेनिक्स पे उसके एप्लीकेशंस प्रोस्पेक्ट्स पे बोलूंगा तो कितने घंटे बोलूंगा तुम सोच भी नहीं पाओगे। वजह क्या होगी कि उस क्वांटम मैकेनिक्स के जो एप्लीकेशंस पोर्शंस हैं वो इतने ज़्यादा ब्रॉड प्रोस्पेक्ट्स में हैं कि आप जैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स के वाइड एप्लीकेशनों को पढ़ोगे तो तुम्हारा इस फिजिक्स के प्रति रुझान बढ़ेगा। तुम्हें खुद पता चलेगा कि अगर हमें क्वांटम मैकेनिक्स आती है मीन्स हम फिजिक्स की एक बहुत बड़ी चीज़ को समझते हैं। हालांकि बहुत मुश्किल इसलिए है कि अगर हम इसके एवोल्यूशन का सोचने का स्तर करें, मैं सल्यूट करूंगा उन ग्रेट साइंटिस्टों को जिन्होंने इसको परसेप्ट किया होगा। क्यों? क्योंकि जब हम प्लैंक कांस्टेंट की बात करते हैं, अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि मैथमेटिक्स आपको आ गया, लेकिन आप ये सोचें कि जनरेट हुई 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड की डायमेंशन पे जाके, और 10⁻34 अगर हम ह्यूमैनिटी के किसी स्टूडेंट को डिस्कस करके बताएं कि इतना 0.000 इतना लगाएंगे तो वो स्टूडेंट ये कहेगा भाई इतना क्यों लगा रहे हो, ये इसका मतलब ही क्या रह गया। तो हमें ये पता चलेगा कि कितना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके चीज़ों को सोचा गया होगा जब ये कंसेप्ट आए होंगे। आप मैथमेटिक्स समझते हैं इट्स ओके, आप गुणा भाग करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इट्स ओके, लेकिन जब आप चीज़ों को विजुलाइज करने का प्रयास कर रहे होते हैं क्या आप इसके स्तर पे ये सोचें कि ये वास्तव में परसेप्ट कैसे किया जाए, इसे महसूस कैसे करें, तो हमें ये पता चलेगा कि ये बहुत ईजी नहीं है। कहते हैं ऐसा कि क्वांटम मैकेनिक्स के एक्सप्रेशनों को बहुत लोग समझते थे कि इसका मैथमेटिक्स ऐसे एवोल्यूट होकर आता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स को परसेप्ट बहुत नेचुरल लोग करते थे। उनमें बहुत बड़ा नाम जो है वो ग्राक को दिया जाता है ना। जो क्वांटम मैकेनिक्स में रिसर्च करते हैं वो आपस में मजाकों में भी हिंदुस्तान में और अब्रॉड में कहते हैं कि ऐसा ना ग्राक हो गया।
तो ड्राक का परसेप्शन बताते हैं बहुत ज़्यादा था। लेकिन आज के लेक्चर जो मैं ट्रिब्यूट लेक्चर जैसे बोल रहा हूँ, मैं हाइजेनबर्ग के बारे में पूरा मेरा लेक्चर है, अभी चलता रहेगा। अभी ये मत सोचो कि मैं अभी इस पर रुक रहा हूँ, अभी तो आपको बहुत पकाने वाला हूँ इस टॉपिक पर। मैं पकाने का मेरा मतलब इस चीज़ से है कि चीज़ों को आपने जैसे चीज़ों को पढ़ना चाहिए ऐसे ना तो पढ़ा है ना ही सोचा है। आप अपने फिजिक्स के सोचने के आउटलुक को चेंज करो। मेरी जो कोशिश है इस चैनल के माध्यम से या क्लासों में जहाँ भी मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ, मैं चाहता नहीं फिजिक्स को बच्चे ऐसे सोचें जैसे वो सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है फिजिक्स, फिजिक्स कुछ इससे अलग है, कुछ इससे कुछ बहुत ऊपर है जिसे आप मिस कर रहे हैं। और उसका रीजन्स दोनों हैं कि ना तो स्टूडेंट डीप में पढ़ना चाहता, और दूसरा ये कि टीचरों के पास भी एक लिमिटेशंस है, क्योंकि बहुत अच्छे स्टूडेंट जो फिजिक्स सीखना चाहते हैं उन्हें मिलते ही नहीं, है ना। आज मैं इस लेक्चरों की जब भी शुरुआत करता हूँ तो सदा, आजकल मेरा ये पैशन भी बन गया है, मैं सदा जब भी लेक्चर की शुरुआत करना चाहूँगा मैं उस साइंटिस्ट को ट्रिब्यूट देना चाहूँगा जिन्होंने इसको सींच कर रखा, क्योंकि वो ट्रिब्यूट ही हमारे पास एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये बन के आती है कि वो ही हमें ये बताने का प्रयास कर रहे होते हैं कि कैसे उनके दिमाग में चीज़ें आई और कैसे उन्होंने चीज़ों को कोरिलेट किया। आखिर वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के बाद ही कैसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पिक्चर में आता है। क्यों बुकों में हमें पढ़ाया जाता है कि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के कन्फर्मेशन आए और उसके बाद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें पढ़ाने लगते हैं। बच्चे तो ये भी नहीं सोचने का प्रयास करते कि इस क्रम को क्यों पकड़ा गया है, क्योंकि जो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को समझता है वो अनसर्टेनिटी को समझता है, और जो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को अनसर्टेनिटी को समझता है वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझेगा, और जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझेगा वो समझेगा कि ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स को कैसे चेंज कर रही है ये फिजिक्स, और जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपलों के एप्लीकेशन को समझ लेगा वो पूरी की पूरी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को समझ जाएगा। तो मैं कहूँगा कि सब पूरी फिजिक्स की इस समय बैकबोन बन गई है क्वांटम मैकेनिक्स, और आजकल आपको पता भी होगा क्वांटम कंप्यूटर पर हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल हम कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट हो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो हमारे पास क्वांटम कंप्यूटिंग है, जो हमारे क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, उनके पीछे सब पूरी की पूरी फिजिक्स यही है जो क्वांटम मैकेनिक्स से जनरेट होकर आ रही है। जो फिनोमिना इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं समझा पाए वहाँ पे सब जगह हम जब अप्लाई करके ला रहे हैं, फिनोमिनाओं को समझाने में प्रयास कर रहे हैं, तो सब क्वांटम मैकेनिक्स ही सहारा बनती है। दुनिया के जितनी पजल्स फिजिक्स के अंदर आते हैं उनके सॉल्यूशंस अगर आप देखें पीछे के रिसर्च पेपर पढ़ के, तो आपको पता चलेगा कि लोगों ने सारे समाधान क्वांटम मैकेनिक्स में ही ढूंढ लिए हैं। मेरा तो यहाँ तक परसेप्शन है कि अगर हमें पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा पोटेंशियल पता चल जाए कि जिससे पूरी दुनिया गवर्न होती है, तो हमें ये पता चलेगा कि उस पूरे पोटेंशियल को अगर हम अप्लाई करें सिस्टम्स पे, उसके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन हमें पता चले, तो हमें दुनिया के अंदर जो इवेंट्स हैं, कहीं इवेंट के पोटेंशियल भी हमें पता चलने लगे, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम उसके हिसाब से क्वांटम मैकेनिक्स से बता सकें कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स इस एक्सपेक्ट पर जाकर एक्सटेंड हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। मैं एक दो चीज़ें और भी यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि जो मेरा लेक्चर है वो अभी केवल इसके इंट्रोडक्शन पे ही सीमित है। अगर आप मुझसे पूछो कि मैंने अभी इसमें क्या किया है, तो मैंने अभी इसमें कुछ नहीं किया, केवल और केवल ये बताने का प्रयास किया है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या। अभी आपको सोचना क्या है कि क्या जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कह रहा है कोई एक्सपेरिमेंटल इसका वेरिफिकेशन है हमारे पास। तो हमारे पास दो तरीका से है। जब स्टूडेंट जनरली पूछते हैं, मैंने कई लेक्चरों में ऐसे उन स्टूडेंटों को भी मैं ज़रूर याद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे फिजिक्स सिखाई। मैं कहूँगा स्टूडेंटों से ही बच्चा मतलब टीचर सीखता है, बच्चे सिखाते हैं फिजिक्स। क्योंकि अगर आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं, आपके पास बच्चे ऐसे मिलते हैं आपको पढ़ाने के लिए, एज ए टीचर मैं महसूस करता हूँ जिनके पास क्वेश्चंस होते हैं तो वो टीचर को पढ़वाते हैं। क्योंकि आप अगर टीचर को चैलेंज नहीं करते इस चीज़ के लिए कि सर मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है, मेरे माइंड में ये आ रहा है, तो फिर क्या होगा कि टीचर फिर ये नहीं सोचता, उसके दिमाग में ये होता है कि ये कुछ सोचने को तैयार ही नहीं है, तो क्या सोचाओगे इनसे। और सोचना ही है। मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ आइंस्टीन के उस क्वोटेशंस को, मुझे बहुत प्रभावित करता है, इमेजिनेशन इज बेटर देन नॉलेज। आपने देखा होगा मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ। तो ये इमेजिनेशन ही है जो हमारे सामने रखा है, और ये इमेजिनेशन इतना ब्रॉड है कि जब हम इससे जो फिजिक्स जनरेट होकर आएगी, क्योंकि ब्रॉड में अभी हम आके जाके देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि एक इतनी खूबसूरत फिजिक्स यहाँ से जनरेट होकर आती है जो देखती है कि बस हमारे पास पोटेंशियल ज्ञात हो सिस्टम्स का, और फिर देखो हम आगे क्या करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि अगर हमारे पास पोटेंशियल ज्ञात हो तो हमें वेव फंक्शन ज्ञात होगा, और वेव फंक्शन अगर हमें ज्ञात होगा तो वेव फंक्शन से हमें सारे फिजिकल पैरामीटर्स कनेक्ट होते हैं।
तो सिस्टम की सारी जो सब चीज़ें हैं वो पता होंगी। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स प्राउड कर सकती है इस बात पे कि हमें बेस्ट पोटेंशियल दो और उसके बाद हम बताते हैं आगे क्या होने वाला है। लेकिन जब भी वो ये चीज़ बताएगी तो सब्जेक्टिव टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहेगा। एक लाइन क्वांटम मैकेनिक्स में पूरे जीवन में कभी मत भूलो कि जब भी आप किसी भी रिजल्ट को कह रहे हैं तो आप ये याद रखें कि इट इज सब्जेक्टेड टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और खुद अगर आप एक्यूरेट करके चीज़ों को बता देंगे इसका मतलब यह है कि आप खुद ही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे होंगे। तो ईच एंड एवरीथिंग इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स, ईच एंड एवरीथिंग इन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो एक अलग चीज़ है कि इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ऑर्डर बहुत छोटा है। इसलिए क्या होता है कि दैनिक लाइफ में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें महसूस नहीं होता। बहुत अच्छा है, हालांकि मुझे बहुत ही बढ़िया भी लगता है फिजिक्स को एलोबरेट करना, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे इंटरेस्टिंग बनाता है, मुझे फिजिक्स में मेरी जो क्यूरियोसिटी पैदा होती है, मैं अपनी क्यूरियोसिटी बताता हूँ, वो एक जब मैं इस क्वांटम मैकेनिक्स के फिनोमिनाओं को कोशिश कर रहा होता हूँ सोचने पे कि ये फिनोमिना हमारी लाइफ पर कैसे इम्पैक्ट देते हैं, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर करता है और माइंड में तरह तरीका के क्वेश्चंस, तरह तरीका की थिंकिंग्स डेवलप हो रही होती है। तो ब्रेन जो है वो हर समय क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे ही आप खोने का प्रयास करोगे तो आपके दिमाग में पता नहीं कितने क्रिएशंस आएंगे और उन क्रिएशनों को संभालना एक अपने आप में चैलेंज होगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स के जो लोग थे वो आपको पता चलेगा बहुत ही जिद्दी टाइप के लोग होते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स खुद जिद से पैदा हुई है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें, मुझे उम्मीद है कि इन सब चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। मैं इस फिनोमिना को आज 2 एक्सपेरिमेंटों पे ये और कोशिश करता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझें कि जो हमारे पास में जो ये फिनोमिना आ रहे हैं उन फिनोमिनाओं में हम ये ज़रूर कोशिश करें कि हम इनको परसेप्ट कैसे करें। तो 2 एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मैं इसके दूंगा। इसको बंद करना 1 मिनट।